हेलो एंड नमस्ते। अपनी लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि केमिकल इंटरैक्शंस को ही हम बॉन्ड्स कहते हैं। हमने उनकी इंपॉर्टेंस समझी थी और हमने ये देखा था कि केमिकल इंटरैक्शन यानी कि जो बॉन्ड्स है उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें से कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो दोज ऑफ यू हु हैवंट वॉच दैट वीडियो, आई वुड रिकमेंड दैट आप जाइए एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। Because in this video, we are starting with non-covalent interaction, यानी कि ऐसे इंटरैक्शन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं होने वाले हैं। एंड टू स्टार्ट विद दिस वी हैव आयनिक बॉन्ड्स। ओके, तो जैसा कि अब हमें ऑलरेडी पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, लेकिन जब आयनिक बॉन्ड्स की बात की जाती है तो आयनिक बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यानी कि कोई एक जो है वो डोनर होगा, यानी कि एन एटम विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, एंड एक दूसरा एटम होगा जो रिसीव करेगा यानी कि जो एक्सेप्ट करेगा, राइट। सो फॉर दिस हम एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का। इसमें से एक एटम हमारे पास क्या है, Na। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसके पास होगा 281, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, and the other one is Cl. Now Cl के पास होता है 17, so it is 287 the electronic configuration, and hence इसके outer most shell में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे हमें, again 7. Okay, so these are the 7 electrons. Now what happens is कि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगेन फॉर दोज जिनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता क्या होता है, गो बैक टू माय अर्लियर वीडियोस, उसमें हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो बिकॉज इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो Cl जो है वो Na का इलेक्ट्रॉन अपने पास अट्रैक्ट करेगा, एंड ऑल्सो Na को ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। So what happens is that this one electron gets transferred from Na to Cl, and जब ऐसा हो जाता है तो Na के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, एंड Cl के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। सो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, एंड नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, अनायन। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इन दोनों एटम्स के बीच में होता है अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके, सो इस अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के बीच में बनता है बॉन्ड, जिसको हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड, राइट। दिस वाज क्लियर कि आयनिक बॉन्ड जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसमें एक हमारे पास डोनर होता है और एक हमारे पास एक्सेप्टर होता है। यूजुअली जो डोनर होता है वो कैटायन की फॉर्म ले लेता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर, और जो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो आयन आयन फॉर्म में आता है। एंड इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से दोनों के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, इजी। नाउ यही आयनिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा या कितना वीक होगा ये डिटरमाइन करता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी का एक और नाम है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हो रहा है एनर्जी, राइट। सो यही जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखेगा, कुछ क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी दिखेगा,
दोनों का मतलब सेम है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कौन सा नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया. ओके. नाउ दिस फोर्स हैज एन एक्सप्रेशन विच गोज लाइक दिस. 1/4 पाई eta q1 q2 r स्क्वायर. अब ये एक्सप्रेशन आपको थोड़ा देखा देखा सा लग रहा होगा. आई एम 100% श्योर. सो दिस इज अ लॉ. लेकिन मैं उस लॉ का आपको नाम नहीं बताने वाली. आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट डाउन बिलो कि ये कौन सा लॉ है. ओके. सो कमिंग बैक टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी एक्सप्रेशन पे वापस आ जाते, समझ लेते कि ये सारी चीजें क्या क्या है. एफ से मतलब है फोर्स, राइट. 1/4 पाई इज नथिंग बट अ कांस्टेंट. ईटा इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे. ओके. Q1 is the charge on atom 1. जैसे कि अभी हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, अगर उसमें हम Na को 1 मान लें, एटम 1 मान लें, तो Na पे उस टाइम क्या चार्ज था, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था, उसको हम लिखेंगे Q1 में. और जो Cl पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उसको हम लिखेंगे Q2 में. सो Q2 इज चार्ज on atom 2 and r is the distance between them. Okay, so अभी इसको और क्लियरली समझते हैं. So let's take a plus and b minus. They both have some distance between them which is given by r. ठीक है. कुछ a के ऊपर चार्ज होगा जिसको मैं बोल रही हूँ Q1, कुछ b के ऊपर चार्ज होगा जिसको मैं बोल रही हूँ Q2. ओके. एंड लास्ट वी आर लेफ्ट विद ईटा. नाउ ईटा यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस सब्सटेंस का है या उस मटेरियल का है जिसके अंदर ये दोनों एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं. यानी कि ये दोनों एटम्स एयर में भी बॉन्ड बना सकते हैं, वाटर में भी बॉन्ड बना सकते हैं, बेंजीन के अंदर भी बॉन्ड बना सकते हैं. तो जिस भी मटेरियल के अंदर ये दोनों एटम्स बॉन्ड बना रहे होंगे, उस मटेरियल का जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो भी फोर्स को डिटरमाइन करता है. ठीक है. सो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये हमारे एटम्स से रिलेटेड नहीं है, ये उस मटेरियल से रिलेटेड है जिसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं. ओके. सो हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीजें फोर्स को अफेक्ट करती हैं. तो जैसा कि हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर Q1 और Q2 इंक्रीज करेगा तो हमारा फोर्स भी इंक्रीज करेगा. डायरेक्ट रिलेशन है ये तो, है ना. ऑब्वियसली अगर चार्जेस बढ़ेंगे, प्लस का चार्ज बढ़ेगा, माइनस का चार्ज बढ़ेगा, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ेगी. ये तो बहुत इजी सी बात है. सेकेंड नंबर पे हम लेते हैं डिस्टेंस. तो बाय द एक्सप्रेशन अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो भी हमारा फोर्स इंक्रीज हो रहा है. इसको इमेजिन करो ऐसे कि दो मैग्नेट्स हैं जो बहुत दूर दूर पड़े हैं. क्या वो आपस में चिपक जाएंगे? नहीं. बट अगर आप उन्हीं मैग्नेट्स को धीरे धीरे पास लाते जाओ तो वो ऐसे फटक से चिपक जाते हैं. हाउ कम? बिकॉज यू आर मिनिमाइजिंग और रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा होगी. ठीक है. तो एक और चीज है जो हमारे फोर्स को इफेक्ट करती है जो कि है ईटा. तो इफ यू सी बाय द एक्सप्रेशन, ईटा अगर आप कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा. तो इसका मतलब है कि किसी भी मटेरियल का जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा वहां पर जो हमारे एटम्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे एज कंपेयर टू इन अ मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा. यस. इसी चीज को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है?
तो जैसा कि हमने बात किया था कि Na है और Cl है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। वाई? बिकॉज वन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, द अदर हैज अ नेगेटिव चार्ज। इसी को हमने क्या नाम बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। नाउ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the ability of a substance to neutralize this attraction। यानी कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस भी मटेरियल का सबसे ज्यादा होगा वो इन दोनों के अट्रैक्शन को कम कर सकता है ना। और अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी कम, अट्रैक्शन कम होगा तो फोर्स कम। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ईटा यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईटा। ईटा को हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। नाउ बिकॉज इट ऑल्सो शोज कि एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल कितना परमिट करता है कि इन्हीं दो एटम्स को आपस में बॉन्ड बनाने के लिए, राइट? कैसे? अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है यानी कि वो दो एटम्स के बीच की अट्रैक्शन को कम कर रहा है, यानी कि वो परमिट नहीं करने दे रहा है दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना। ओके, यही अगर एक दूसरा हमारे पास मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, यानी कि वो इतना टांग नहीं हराता है दोनों के बीच के बॉन्ड में और उन दोनों को इजीली परमिट कर देता है बॉन्ड बनाने के लिए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो यानी कि उसका परमिटिविटी ज्यादा है। तो फॉर दिस रीजन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। ओके, नाउ इसी चीज को और स्पेसिफिकली समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ मटेरियल्स लिखे हैं और उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखे हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो अगर आप देखो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 1। यानी कि एयर के अंदर कोई भी दो एटम्स का आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बॉन्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी इन एयर। एज कंपेयर्ड आप देखो वाटर का कितना है? 78.5, विच इज सो हाई, which is why water is able to easily dissolve NaCl in it, right? क्यों? क्योंकि वो इन दोनों की न्यूट्रलाइजेशन को तोड़ देता है, सॉल्वेशन स्फीयर बनाता है, इजीली डिसॉल्व कर देता है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो हम अपनी वाटर वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड वॉच दैट, राइट? सो आपको और भी एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे, जैसे बेंजीन का गिवन है, टोल्यूइन का गिवन है, एसीटोन एंड मिथेनॉल। So depending on the material that your atoms are present in, उन दोनों के बीच का यानी कि एटम्स के बीच का बॉन्ड की जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगा, राइट? सो ये टॉपिक जो हमारा आयनिक बॉन्ड्स का था वो तो यहाँ पे खत्म हो गया, काफी इजी था। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक छोटू सा क्वेश्चन है जो हम मिल के सॉल्व कर लेते हैं। ओके, so if you see here, let's read the question and see what does it say. Okay, the electrostatic interaction energy between a plus यानी कि cation and an anion separated by 3 angstrom यानी कि हमें R है। जब भी आप क्वेश्चन रीड करो तो आपको जो गिवन दिया है वो लिख लेना चाहिए, उससे क्लैरिटी आती है। ठीक है, सो R is given to you as 3 angstrom, okay, in water is -6 किलो जूल पर मोल, यानी कि आपको फोर्स या फिर एनर्जी दी है। सिंस यहाँ पे एनर्जी लिखा है तो मैं ई लिख रही हूँ, अगर आपको अपने क्वेश्चन में फोर्स दिया तो आप एफ भी लिख सकते हो। तो आपको एनर्जी दी है बट व्हेन इट इज इन वाटर तो मैं ई डब्ल्यू लिख देती हूँ। ठीक है, -6 किलो जूल पर मोल। What will be the electrostatic energy between cation and anion in vacuum? Okay, before writing this हमें ब्रैकेट में ईटा भी दिया हुआ है। ईटा ऑफ वाटर इज 80 यू नो इट्स नॉट 80, इट्स 78.5, बट हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हमें 80 लेना है, सो वी विल राइट 80, दिस इज ईटा। तो हमें निकालना क्या है? अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है जब यही दोनों एटम्स वैक्यूम में प्रेजेंट होंगे। कैसे निकालेंगे?
तो सबसे पहले तो हम वो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो यहाँ पे हमारे काम आने वाला है. सो यू नो दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई ईटा Q1 Q2 R स्क्वायर. नाउ लेट्स डू वन थिंग. इस एक्सप्रेशन को हम वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मान लेते हैं जो तब की है जब ये दोनों एटम्स वाटर में प्रेजेंट है. तो फॉर दैट रीजन आई विल मेंशन हियर EW. ईटा भी वाटर का होगा. बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट? इज दिस चेंजिंग? नो. क्यों? क्योंकि पहले भी A प्लस है, बाद में भी A प्लस है. पहले भी B माइनस है, बाद में भी B माइनस है. पहले भी दोनों के बीच में 3 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है, बाद में भी दोनों के बीच में 3 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस ही है. यानी कि दिस होल पार्ट इज कांस्टेंट. यस. एंड दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट. ये तो हमें पहले से ही पता है. सो अगर मैं ये इक्वल्स टू का साइन हटा के देखूं, सो आई विल गेट दिस, क्योंकि बाकी सब तो मैंने कांस्टेंट में डाल दी. इन सिमिलर मैनर हम वैक्यूम की एनर्जी भी निकाल सकते हैं. 1/4 पाई ईटा ऑफ वैक्यूम Q1 Q2 R स्क्वायर. नाउ अगेन वी नो, जो Q1 यहाँ पे था वो Q1 यहाँ रहेगा, जो Q2 यहाँ पे था वो Q2 यहाँ रहेगा, और जो R स्क्वायर यहाँ पे था वो R स्क्वायर भी यहाँ ही रहेगा. वाई? बिकॉज इट वॉज कॉन्स्टेंट. एंड एक और चीज कॉन्स्टेंट है, क्या? ये. सो इसीलिए जब मैं इक्वल्स टू का साइन हटाऊंगी तो मेरे पास क्या रहेगा? EV is inversely proportional to eta V. Yes. Now what I want to do is कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना चाहती हूँ. ठीक है, करके देखते हैं. लेट मी जस्ट इरेज दिस साइड क्विकली. तो इनको इक्वेट करना बहुत इजी है. दोनों का रेशियो ले लेंगे हम. EW अपॉन EV is equal to eta V upon eta W. Now if you see, हमें EW की वैल्यू गिवन है, eta W की वैल्यू गिवन है, eta V की वैल्यू हमें पता है वैक्यूम की यानी कि एयर की. कितनी ईटा देखी थी अभी हमने ऊपर वाली स्लाइड में? 1. तो ये भी हमें पता है, और ये हमें निकालना है तो हम सिंपली निकाल सकते हैं. लेट्स सी हाउ. वी नो दिस इज -6 1/80 will be EV. Okay, so this comes out to be EV is equal to -480 kilojoule per mole. So your answer comes out to be -480 kilojoule per mole. So देखा आपने, इसको सॉल्व करना कितना इजी था. आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लगाना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है. इट इज एज इजी एज दैट. So with the end of this question, this is all for this video. See you soon.